बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासी माहौल तो नाज़रीन खासा गर्म था, मौसम भी शदीद इस वक्त गर्म हो चुका है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में 45 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन इस गर्मी का हल क्या है हम देख रहे हैं। दूसरी जानिब लोड शेडिंग तवातर के साथ हो रही है। तकरीबन 18-18 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर देहातों में और शहरों में भी तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। मौजूदा हुकूमत ने जब से इक़्तिदार संभाला या उससे पहले भी ऐसे नारे लगाते रहते थे कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे 6 महीने की बात है, बिजली पाकिस्तान के अवाम को देंगे, लेकिन 4 साल होने को हैं, ऐसा नहीं हो सका। और अब तो ये कहते सुना जा रहा है कि लोड शेडिंग के जिनको बहुत हद तक हम काबू कर लेंगे और काबू कर भी लिया है। देखना यह है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, हुकूमत के लिए मजीद लोड शेडिंग के मामले पर किस किस्म की मुश्किलात खड़ी हो सकती है। और दूसरी जानिब सियासी मामलात का जब हम जिक्र करते हैं, डॉन लीक्स के हवाले से भी कुछ उनकी इस हवाले से आमद की खबरें हमें सुनाई दे रही हैं। DGISPR का ये कहना है 3-4 दिन में रिपोर्ट सामने आ सकती है। साथ में हम जिक्र करेंगे मशाल मर्डर के हवाले से, जो कि मर्दान में सफाकाना और बर्बरियत हमने देखी, इसकी मिसाल शायद कहीं नहीं मिलती हो। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद भी इस हवाले से पास की है कि आइंदा इस तौहीने जो रिसालत है, इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम इशूज़ पे हम डिस्कस करेंगे और खुसूसी तौर पर हमारे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे जनाब शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के साबिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको वेलकम कहते हैं शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सबसे पहले तो सर ये बताएं, लोड शेडिंग से ज़रा अगर हम आगाज़ कर लें, 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, शहर हो देहात हो, लोग बिल बला रहे हैं, रमज़ान सर पर है, हुकूमत 4 साल में इस जिन को काबू नहीं कर सकी, तो अब अगले 6 या 3 महीने में इसको कैसे काबू कर लेगी? झूठ पे मबनी माशरा और झूठ पे मबनी हुकूमत और कंपनी की मशहूरी के लिए जो सारी बातें की गई उनके सामने आ रही हैं। कहाँ गया नंदीपुर प्लांट, कहाँ गया कायदे आजम सोलर, और कहाँ गया कराची कासम पोर्ट वाला, और कहाँ गया साहिवाल, और कहाँ गया दासू और बासू और आशू। सब बकवास, सब बकवास। अभी तो गर्मी पड़ी नहीं, अगले महीने देखें, और ये इस दफा ये गर्मी तहरीक भी बन सकती है। सही। और फैसले का इंतजार है। डॉन लीक्स आजकल में आ जाएगी और उसके बाद पनामा है, और ये दोनों फैसलों के बाद ये ना हो कि चिट्ठी सजनों के नाम लिखी जाए और लोग हाय बिजली करके सोशल मीडिया में तो सुना शुरू हो गया है, बिल्कुल हाय बिजली। मेरे मुंह से वैसे ही निकला है जैसे गो नवाज गो निकला था, आज निकला हाय बिजली। तो ये सब झूठे हैं। इस मुल्क में 2 क्लासें हैं, एक जनरेटर की क्लास है, एक पंखे की, 3 क्लासें हैं जी। तो एक वो है जो बेचारे KPK से पंखा बंद के आता है, एक दूसरा UPS वाले हैं, तीसरे जनरेटर वाले हैं जिनकी बिजली जाए तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाती है। सो इस मुल्क में 3 किस्म की क्लासें हैं। दुनिया में तो शायद 2 क्लास हो, इस मुल्क में 3 क्लासें हैं जी। एक वो है जिनका कोई वाली वारस नहीं, दूसरा वो दरमियानी दर्जे वाले UPS वाले, और तीसरे जनरेटर वाले हैं। लेकिन हाय बिजली का आज मैंने आपके प्रोग्राम में नारा दे दिया है, सारे सोशल मीडिया पे चल जाना चाहिए। बिल्कुल चल जाएगा सर, क्योंकि आप जो बात कहते हैं वो वैसे ही वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया की बात हो या पूरे पाकिस्तान की बात हो। शेख साहब, ये हाय बिजली का जो आप नारा लगा रहे हैं, और अभी आप बड़ी एक अहम बात भी कर गए हैं साथ में कि ये तहरीक भी बन सकती है। डॉन लीक्स का फैसला आने वाला है, पैनामा का फैसला, बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 54 दिन तो हो गए इस फैसले के हवाले से। ये 3 चीजें मजमुआ बनेंगी आपकी तहरीक का, जो आपकी मीटिंग हुई है इमरान खान के साथ? मेरे ख्याल है डॉन लीक का तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसमें तो बड़ा बकरा या बकरी बच गई है, और फातमी और परवेज रशीद और राव तहसीन और चौथे का नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम है उसका, वो भी बेचारा छोटा मोटा इंफॉर्मेशन अफसर है। अच्छा। राव तहसीन पता नहीं 20 में है, 19 में है, 21 में है, उसका नहीं। ये 4 बंदे दैं पटास इनकी हो गई है, और किसी लम्हे ऐलान आ जाएगा यूनानिमस फैसला है। और पहले जो निसार साहब कह रहे थे यूनानिमस नहीं है, अब मेरा ख्याल है ठीक ही कह रहे हैं कि अब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन असल फैसला है पानामा का फैसला, उसकी तैयारी मुकम्मल है, और इसी हफ्ते या अगले हफ्ते, इस महीने के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि ये कट्टी कट्टा निकल आएगा और इन लोगों को पनामा का फैसला भी आ जाएगा। आपको लग रहा है, लेकिन आपने भी ये कहा कि कोई बकरा या बकरी, कुर्बानी का बकरा इसमें नहीं बना, तो किसी खातून का नाम भी आ रहा था इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अब कहा जा रहा है वो रिमूव कर दिया गया। और जो बात कह रहे हैं कि कंसेंसस हो गया मुत्तफिका, तो जैसे खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं आज, उन्होंने कहा ये कोई कानून साजी तो नहीं करनी थी, कोई आइन साजी तो नहीं करनी थी कि किसी मुत्तफिका फैसले का इंतजार होता।
देखें जनाब, गुजारिश ये है कि पंजाबी में कहते हैं 27 दा 100, या उर्दू में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिनका ये केस था, कमर जावेद बाजवा साहब जाते थे, गैरिजन में गए, कमर जावेद बाजवा साहब ने फर्स्ट कोर कमांडर मीटिंग किया फॉर्मेशन कमांडरों की। पहला सवाल था डॉन लीग, वहां पनामा सवाल नहीं था, वहां था डॉन लीग। और जहां फॉर्मेशन दूसरे गैरिजन कमांडर में गए, नौजवानों ने कहा जी कि जिस मुल्क के वजीर आजम हाउस में सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती, और जहां इंडियन लॉबी है, जहां इंडियन के एजेंट हों, इन्फ्लुएंस एजेंट कहता हूं, डायरेक्ट एजेंट कहूंगा तो वो गद्दारी की मुर्तकिब हो जाए। वैसे तो ये सारे लोग, इन पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो शख्स मुल्क दुश्मनी का मुर्तकिब है उससे कोई लिहाज नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पे गुलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद तो टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नजर आता है कि इंडिया हमारे साथ मस्ती करने के मूड में है, और इधर ऐसे ही है जैसे, अब मैं क्या कहूं, मेरे मुंह में एक लफ्ज तो है लेकिन वो बहुत दूर चला जाएगा। बस यही समझें कि लेटे हुए लोग हैं, लेटे हुए लोग। तो सर आप कह रहे हैं कुलभूषण के मामले पे अब, क्योंकि फौज ने भी कल कहा कि कोई नरमी बरती नहीं जाएगी, लेकिन सिविल हुकूमत का अगर हम जिक्र करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। इससे पहले शायद आर्मी चीफ के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा कि दोनों का ये ख्याल था नरमी ना बरती जाए या कोई इस मसले के हवाले से, लेकिन बजाते खुद मियाँ साहब यूएनओ में भी जिक्र नहीं कर सके, हाउस के अंदर खड़े होकर ऐसी कोई तकरीर नहीं की। एतजाज अहसन ने तो 50,000 की शर्त भी रख दी थी, उनके मुंह से कुलभूषण का नाम निकल जाए। तो ये हुकूमत की क्या कोई सुस्ती आपको दिखाई दे रही है, ये जाती दोस्ती आड़े आ रही है इस मामले में? एक्चुअली नवाज शरीफ साहब इस दफा की हुकूमत मेरी तो समझ में नहीं आई, टैं फिश की हुकूमत है जी। कहां हुकूमत नजर आ रही है? यानी दुनिया का इतना बड़ा जासूस पकड़ा गया, इस पर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि मुझे किसी ने बहुत ही अहम बंदे ने ये बात कही कि शेख साहब उन्होंने तो ये गिला किया कि ईरान के जब लोग आए हुए थे उस दिन क्यों पकड़ा गया, और उस दिन चाह बहार का फैसला क्यों किया। ईरानी सदर यहाँ थे, एक दिन बात करते, 4 दिन बात करते, ये उन्होंने घर में ये ऐसी बातें की हैं। सो असल मसला ये है कि जासूस जो 3 को पकड़ा गया, 29 को या 29 को मेरा ख्याल है इन्होंने उसको डिस्क्लोज किया। सो ये दुनिया सियासत में एक बहुत बड़ा जल्जला है कि हाजिर सर्विसमैन, और जिसके अजीत के साथ रिश्तेदारी भी हो, और जिसका बाप भी पुलिस कमिश्नर हो बॉम्बे का, और जिसके दूसरे रिलेटिव भी ये हों, 87 में वो करता है पास आउट, और फौरन वो बन जाता है नेवल से कमांडर में आके, और वो रॉ का बन जाता है, और पाकिस्तान के ऐसे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के लिए पसनी ग्वादर चाह बहार को वो बेस बनाता है। इतने 20, 22, 23 सालों से वहां उसने इस इंस्टॉलेशन को हिट करना होता है, और ये जितना असला पकड़ा गया और जितने रॉ के ट्रेंड कुछ पाकिस्तानी लोग पकड़े गए, उसमें कुलभूषण का बड़ा किरदार है। वरना तो पाकिस्तान में जो इंडिया कह रहा है कि बलूचिस्तान को अलग करना है, आप इंडिया की लीडरशिप देखें, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं और पहला टुकड़ा बलूचिस्तान का करना है, और एक गवर्नमेंट फॉर्म करे। इसी तरह जैसे बांग्लादेश की थी, इंडिया में ये बातें आम हो रही हैं कि बलूचिस्तान की एक हुकूमत जो कि इंडिया में बनाई जाए, और क्या कहते हैं उस हुकूमत को, मुझे नाम नहीं याद इस वक्त उर्दू का मेरे जहन में आ रहा, कि वो हुकूमत वहां फॉर्म की जाए, बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट हुकूमत फॉर्म की जाए, लिबरेशन की वहां एक हुकूमत फॉर्म की जाए, और हाँ जी, और बलूचिस्तान को अलग करने के लिए बिल। और मैं आज पहली दफा आपके प्रोग्राम में ये डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये गुलभूषण की एक्सरसाइज थी कि यहाँ इंडियन ट्रूप्स ड्रॉप होने थे। अच्छा। इन इंस्टॉलेशन पे। ठीक। यानी वो जगह सिलेक्ट कर रहा था गुलभूषण के जहां इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ड्रॉप होंगे जब हालात ऐसे होंगे, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में मुफ्ती बानी के साथ इंडियन आर्मी ने शाना बशाना आके लड़ा, इस तरह बलूचिस्तान में आके भी इंडियन ट्रूप्स, पैरा ट्रूप्स जो वहां उतरेंगे और बलूचियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज के ये तो असर आपने बड़ी अहम बातें कर, लेकिन फिर भी मेरा वही सवाल, नवाज शरीफ साहब खामोश रहते हैं इस मसले पे, मसलियत पसंदी।
नवाज शरीफ साहब को कुदरत की तरफ से मेरा ख्याल है ये इस दफा की हुकूमत सजा के तौर पे मिली है कि वो कुलभूषण का नाम ही नहीं लेना गुनाह समझता है और उसका वजू टूट जाता है अगर कुलभूषण का नाम ले। और इंडिया के खिलाफ उसकी जो सूरत हाल है, जिस तरह वो मोदी के साथ एक्चुअली वो एक अलायंस में रहना चाहता है, मोदी अमेरिकन इंडिया जो अलायंस है, मोदी अमेरिकन, और नवाज शरीफ की ये बदनसीबी है कि वो नवाज शरीफ साहब मोदी की सोचों को समझ नहीं सके, उसका इतना कैलिबर ही नहीं है। सही। तो सर आप कह रहे हैं वो लोहे को तो देख सकता है, वो पिग आयरन को तो देख सकता है, वो कुपला फर्नेस देख सकता है, वो मिल्टन मोटल देख सकता है, वो हार्ड रॉड देख सकता है, लेकिन वो सियासत का नाबलद था। लेकिन इस सियासत में उसने 3 टर्में लगाई। इस मुल्क की बदनसीबी देखें कि वो मोदी को समझ नहीं सका कि इस्लाम दुश्मनी में वो किस हद तक आगे जाएगा और जा सकता है। और ये है कि जमी गुंबद ना गुंबद गुल मोहम्मद, और ये गुलभूषण का नाम लेना भी अपने लिए दोबारा शायद नहीं करते। तो शेख साहब ये पैनामा पे जरा हम आ जाते हैं। 54 दिन हो गए, बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतजार है। जस्टिस वजीउद्दीन है, उन्होंने हमारे शो में कहा था वजीर आजम के खिलाफ तो कोई फैसला ना आए, लेकिन हो सकता है अखलाकी तौर पर वो चले जाएं या वो स्टेप डाउन कर लें, कोई नया प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिलेक्ट हो जाए। आपको लग रहा है ऐसी ऑप्शन हो सकती हैं क्या? देखें, वजीउद्दीन बादशाह शरीफ आदमी है, उसको इनकी समझ नहीं। मैंने इनके साथ काम किया है। ये असम्बली डिसॉल्व करेंगे और सूबे की असम्बली इनके पास है। अच्छा। ये मरकज का इलेक्शन कराएंगे और ये किसी को नहीं देंगे। आप ये लोग बड़ी, मैं टीवी पे सुनता हूँ जी हमजा वहां बैठा हुआ है, मर जाएगा ये हमजा को नवाज शरीफ इख्तिदार नहीं देगा, शहबाज शरीफ को नहीं देगा। शहबाज शरीफ के पास तो ऑप्शन नहीं है, उसने इसी तनख्वाह पे काम करना है। और मरियम के केस के बारे में क्या फैसला आता है और उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होता है, और खुद इसहाक डार का क्या होता है। और इसहाक डार भी सेनेट के मेंबर हैं। बरी इमाम बैठने से सेनेट जो है वो कौमी असम्बली में नहीं बदल जाती। ये नहीं कि बरी इमाम के पीर के पास ऐसा तवीज है, वो CBR की पोस्टिंगें ट्रांसफरें तो कर सकते हैं पैसे लेकर। अच्छा है जी, ठीक। वो ये नहीं कर सकते कि सेनेट वाले को कौमी असम्बली का मेंबर बना दें। सो नवाज शरीफ के लिए अहम मसला ये है कि इस वक्त उसका, और किसको बनाएगा, चौधरी निसार को बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएंगे। सो ही विल गो फॉर अ न्यू इलेक्शन। सर मरकज के न्यू इलेक्शन, आप कह रहे हैं मरकज के न्यू इलेक्शन हो सकते हैं, चारों असेंबलियां नहीं टूटेंगी मरकज के। उसके बाद हमने क्या फैसला करना है, ये मेरा और इमरान खान की आपस की बात है। फैसला आने दें, जिस किस्म का फैसला हुआ उसी रात हम उस किस्म का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। बिलफर्ज सर, एतजाज हसन साहब से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा उनका कयास है कि जस्टिस एजाज अफजल ने जो बात की कि ऐसा फैसला आएगा सदियों याद रखा जाएगा, और साथ में उन्होंने ये भी बात कर दी ये किसी शख्स या खानदान के बारे में फैसला नहीं आएगा। तो वो ये कह रहे थे कि उनका कयास है कि कुछ नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब को कोई दरमियानी बात होगी, एक दर्स दिया जाएगा, एक लेसन दिया जाएगा फैसले में कि कोई करप्ट ना हो, अच्छे तरीके से आइन साजी करें। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या? देखें, एतजाज अहसन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने केस में भी मेरी मदद की, लेकिन सारी जिंदगी मैंने एतजाज और लतीफ खोसा साहब भी मेरे भाइयों जैसे हैं। मैं इस केस के दौरान 4 दफा खोसा साहब को मिला और 2 दफा एतजाज अहसन को मिला और इनको कहा कि इस केस में आप शामिल हों। इन्होंने कहा जी इमरान खान आसिफ जरदारी से बात करे। मैंने कहा उसकी बात करता है ठींगा, वो क्यों बात करे जी। उसने कहा फिर शाह महमूद बात कर दे। एतजाज अहसन ने कि बिलावल की हद तक तो ठीक है, लेकिन हम आसिफ जरदारी को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा यार जो फीस लेनी है फीस ले लो, खड़े हो, ये सारी जिंदगी पछताओगे। और अल्लाह बहुत अजीम है, अल्लाह बहुत बड़ा है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। मैंने खुद जाके केस लड़ा, हालांकि जहांगीर तरीन ने मुझे कहा था कि शेख रशीद कोई फीस का मसला भी हुआ तो किसी का हम कर लेंगे आपके साथ, आप बात करें इनसे। लेकिन वो फीस की बजाय अगली और ही बात निकल रही थी कि आसिफ जरदारी फोन करे। मैंने कहा फिर इमरान खान तो आसिफ जरदारी को फोन नहीं करता, इससे बेहतर है शेख रशीद खुद ही केस लड़े। और मैंने लड़ा, इन सारे वकीलों से बेहतर लड़ा, और फैसला भी मेरे केस पे आएगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा। सर फिर आपने भी फैसला भी शेख रशीद के केस पे आएगा 62 और 63 पे। अच्छा, आपको लग रहा है वाकई 62 63 की तलवार लटकेगी मियां नवाज शरीफ के ऊपर? मुझे लग रहा है, मैं भरपूर जो 2 बातें बड़ी आम सी सादा सी जो कि जजेस को ठा करके लगी हैं। अच्छा। मैं सारे सवाल उनके नोट करता रहा। इस तरह तो मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया जिस तरह जज साहब की अदालत में पेश हुआ हूं। तो उन्होंने 372 सवाल किए। मैंने जज साहब को कहा 5 जजों से, जी ये आप सबसे ज्यादा जस्टिस अजमत साहब ने सवाल किए हैं,
372 इसमें से एक जवाब इन सरकारी वकीलों ने दिया, बल्कि एक जज साहब ने कहा कि शेख साहब एक कापी और दो, ये तो आप यहाँ बैठे काम डाल गए आपने। मैंने कहा जी मैंने नहीं कहा, आपने ये सवाल किए हैं, आपने पूछा कि कतर की कितनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में इन सालों में, ये आपकी पूछी हुई सारी कार्रवाई है। और दूसरी बात है जी कि 21 आदमी आपने 21 आदमी निकाले हैं आपने। हाँ जी 21 आदमी, तो या इसको भी निकालो 22 पूरे करो या 21 को वापस लाओ। अगर वो छोटी छोटी बातों से सादक अमीन नहीं थे, ये तो बहुत बड़ी बात पे सादक और अमीन नहीं है। मैं तो होपफुल हूं जी कि बेहतर, मैं तो तैयारी में हूं इंशाल्लाह। अच्छा, आप भरपूर तैयारी में, फुल फॉर्म में। तो जस्टिस एजाज अफजल की मैं कह चुका हूं पहले दिन, जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मैंने कहा कि ताबूत निकलेगा करप्शन का। मैंने कहा कानून और नून में से एक का जनाजा निकलेगा। सो मैं आज भी कायम हूं कि कानून और नून में से एक का जनाजा निकलेगा। हो सकता है इसी हफ्ते निकले या ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते निकले, बस निकलने वाला है, तैयारियां मुकम्मल जल्द से जल्द है। तो ये सर राना सनाउल्लाह का एक जो पॉइंट मैंने खुद बाहर जाना था, मैं रुका हुआ हूं, मैंने मुल्क से बाहर जाना जरूरी, मैं रुका हुआ हूं कि फैसला। तो शेख साहब ये जो राना सनाउल्लाह ने ये जो कहा, हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में ये पॉइंट उठाया कि वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ, उनकी जमात के खिलाफ कोई फैसला आता है तो गली मोहल्ले से लोग निकल आएंगे, इस फैसले को नहीं माने, खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत है। ये बाजू आजमाए हुए हैं जी, ये बाजू आजमाए हुए हैं। ये राना और सनाउल्लाह, ये नाम का राजपूत है, काम का तो पता नहीं, थका हुआ आदमी है। और ये सारा इनका टीवी देखे ना, अताउल्लाह कासमी, 3rd ग्रेड किस्म के लोग, बदबूदार, दांत गिरे हुए हैं और फनकार बने हुए हैं। और ये मरासी और मालशिए, ये मरासी और मालशियों ने ही नवाज शरीफ को बचाया है। अताउल्लाह कासमी से लेकर राना सनाउल्लाह तक ये सारे लोग मरवाएंगे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ की टीम का अंदाजा करें, आबद शेर अली, साद रफीक, राना सना, ये वो टीम है यार, ये कोई लोग हैं। ये नवाज शरीफ खुद ही सादी रूह है, भोले बादशाह है, वो खुद ही इतना भोले बादशाह, उसको ये 3 लोग करू टकरे हुए पैदागीर टाइप के। सही। और ये क्या बचाएंगे नवाज शरीफ साहब को, और ये क्या लोगों को सड़कों पे लाएंगे, ये अपने आप को बचाएं। लोग इस तरह निकलेंगे समुंदर की तरह, तूफानों की तरह। आप फैसला आने आपको यकीन है, आपको यकीन है कि लोग निकलेंगे सड़कों पे? शेख साहब आपको, गर्मी है, रमजान का महीना सर पे, आपको यकीन है? लोग जश्न की सूरत में निकलेंगे इंशाल्लाह, गली मोहल्ले से लोग निकलेंगे। इसी पे मजीद हम बात करेंगे शेख साहब। नवाज गो कौमी नारा होगा, और हाय बिजली दूसरा नारा आज मैंने दे दिया। चलें, बड़ी अहम बात करें शेख साहब, और वो कह रहे हैं कि 2 नारे मजीद आगे जा सकते हैं मुस्तकबिल में, और लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे पनामा के फैसले के बाद। इस पे मजीद हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे। शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। शेख साहब, जाहिर बात है सियासत पे हम बात कर रहे हैं, पनामा का फैसला तो चले हो गया, आपको क्या लग रहा है? पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान डील की खबरें आती थी, लेकिन आज ऐसी इतलात हैं, अखबारात में ही खबरें आई हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, फजल रहमान बीच में आ गए हैं। आपको लग रहा है ये ताल्लुकात कशीदा हैं, या फिर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पहले मेरा ख्याल था जी कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर मैं, एक दोस्त हैं हमारे, उनके नाश्ते पे गया। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा, वो आसफ जरदारी साहब के भी दोस्त हैं और नवाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं, वो सभी के दोस्त हैं, वो हमारे भी दोस्त हैं भाइयों जैसे। उन्होंने कहा नहीं शेख रशीद, ये बात आगे निकल गई है और आसफ जरदारी को ये बात समझ आ गई है कि नवाज शरीफ जा रहा है। अच्छा। और नवाज शरीफ को जो वो कह रहा है, वो पॉलिटिकली उसका पंजाब में, ये मैं कह रहा हूँ, अच्छा। उसकी बात नहीं, उन्होंने ये बात कही है कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं जब मिला आसफ जरदारी साहब को, मैंने उनसे कहा कि मियाँ ये छोड़े परे, आप क्या बातें कर रहे हैं कि 9 पॉइंट हैं आर्मी कोर्ट के। मैंने कहा जिनकी अदालतें हैं वो खुद बनवा लेंगी। और वही बात हुई, लोगों के फोन आए, लोग सीधे लेटे हुए थे। मैंने तो जरदारी को कह दिया, जरदारी साहब ये सारे माने हुए हैं, ऐसे ही आपको गोली दे रहे हैं। और शेरपाव ने कहा शेख रशीद ठीक कहता है, और ये सारे, मैंने कहा ये आप देखें वोट देंगे। असल बात है पनामा लीक और डॉन लीक, उस पर ठुस कर गया आसफ जरदारी साहब। मैंने कहा या हाथ आसमान पे लगाओ या पांव जमीन पे लगाओ,
आसफ नवाज शरीफ के बाद आसफ जरदारी का बुरा वक्त है, 2-2.5 महीनों बाद। 2-2.5 महीनों बाद। तो इसकी बुनियाद सर आपको ये इसकी बुनियाद उज़ैर बलोच के मामलात बन सकते हैं, क्योंकि आर्मी ने अपनी तहवील में ले लिया। अब जाहिर बात है बहुत कुछ चीजें सामने आ रही हैं। उसके एतराफी बयान में फरियाल तालपुर का नाम आ रहा है। उनके कहने पे वो मुल्क से बाहर भाग गया और उन लोगों के कहने पे ही वो कब्जे करता था, टारगेट किलिंग करता था। तो ये उज़ैर बलोच का केस जरदारी साहब के लिए गले की हड्डी बन सकता है। देखिए, मुझे नहीं पता, बदमाश और तवाइफ जो है ये एक ही किस्म की होती हैं। ये पैसों पे नाचती है, इख्तियार पे घुंघरू पहन लेते हैं ये बदमाश। कल क्या करते हैं, लेकिन सुनने में ये आया कि जो 3 बंदे तो उनके रहा हुए हैं, आसिम और शर्जील और हामिद सईद काज़मी हैं जी, बिल्कुल हज वाले जो अहमद सईद को छोड़े, वो मजहबी आदमी है। मैं मजहबियों की बात नहीं करता। मैं ऐलान अली $5 लाख जो है वो मस्जिद के लिए लेके जा रही थी, उसने वहां मस्जिद बनवानी थी दुबई में। तो अब ये देखें, ये बात मैं कह चुका हूं, खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि अमेरिका में हम 4 वजीर गए जी, 5 वजीर जी जी, $10,000 नहीं ले जा सकते जी एक आदमी की जेब में। बिल्कुल नहीं ऐसा। ये मैं रिपीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सातों के 200-200 300 सॉरी 700 बने तो 9,000 8,000 थे। तो जो हमारे समझदार लोग थे उन्होंने कहा जी इन लोगों को पकड़ा दो। मैंने क्या हुआ, जब मैंने फार्म देखा तो उसमें लिखा हुआ था बिल्कुल कि यू हैव टू डिक्लेयर इफ यू हैव ओवर $10,000। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे एक वजीर साहब इस दुनिया में नहीं है, उनको अमेरिका में मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे मरकजी वजीर को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास 14 के 16 या $22,000 निकले, जो अपने इलाज के लिए, वो इज्जतदार आदमी था, वो लेके जा रहा था। ये बातें मामूली हैं, लेकिन 3 बंदे उनके रहा हो गए हैं, 3 बंदे पकड़े गए हैं। लेकिन कल परसों मैंने अखबार पढ़ता हूं, मैं टीवी इतना नहीं देखता, अखबार में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा मुझे पता है मेरे बंदे किसने उठाए हैं, बेशक मेरे बंदे उठा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है। अच्छा, कोई ऐसा अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर पनामा का केस एक बर्रे सगीर पाको हिंद का बहुत बड़ा केस होता है, तो मैं नहीं समझता फिर ये दोनों पार्टियां फारिग हैं। पहले नून लीग होगी, फिर पीपल। हाँ, अगर वो बिलावल को ले आता आगे तो शायद और बात होगी। शायद बिलावल भी इंतजार कर रहा हो कि आसफ जरदारी का कोई फैसला हो, तो फिर मेरी सियासत की कोई आपको लग रहा है ऐसा है? आपने बड़ी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया बीच में बिलावल के लिए, आपको लग रहा है ऐसा ही है? मैंने तो आसफ जरदारी को खुद कहा कि अगर पंजाब में चाहता है कि कोई तुझे थोड़ी बहुत पार्टी में हलचल हो, तो आसफ जरदारी साहब आप बिलावल को आने दो। क्यों उस बच्चे का भी हक मारते हो? तुम पे इल्जाम है कि तुमने औरों के भी हक मारे हैं। देखो ना, इस मुल्क में दुनिया के अजीब अजीब केस होते हैं, अजीब अजीब केस होते हैं। यानी वसीयतें नौकरानियों से निकलती हैं। हालांकि उसकी बहन भी है, बिल्कुल, हालांकि उसका बेटा भी है, उसकी 2 बेटियां भी हैं। अगर ये आसफ जरदारी से निकलती तो ज्यादा मुस्तनद होती, लेकिन वो मुलाजमा से निकली, क्योंकि उसकी मुलाजमा को पता था कि ये मुलाजमा बड़ी कॉन्फिडेंट है और मुलाजमा जो है ना एज इट इज वो पेश कर देगी। तो फिर सर इस मुल्क में थोड़ी बदनसीबियां थोड़ी हैं जी। तो सर बदनसीबियां काफी ज्यादा है शेख साहब, और इस बदनसीबियों में लूट मार करने वालों को सबक सीखना चाहिए बेनजीर की शहादत से ही। जिस स्ट्रेचर पे उसका जनाजा था, उसकी जख्मी बॉडी थी या डेड बॉडी थी, उस स्ट्रेचर का चौथा पहिया कोई नहीं था। बिल्कुल। तो शेख साहब ये जो चल नहीं रहा था चौथे पहिए की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये सिंध के जो मामलात का जिक्र है, रेंजर्स को तोसी नहीं दी जा रही, हर 3 महीने बाद ये एक मामला खड़ा हो जाता है और फिर एक्सटेंशन में टाइम लगता है। समरी वजीर आला के मेज से आगे नहीं जा सकती, फिर टाइम लगा देते। आज जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं रेंजर्स के मसले पर कुछ लो और कुछ दो, खुले आम ऑफर कर रहे हैं कि गिव एंड टेक आप करें। तो आपको लग रहा है ये कोई सियासत में इस तरह की बातें जायज हैं या ऐसा होना चाहिए जैसे वो फरमा रहे हैं इस वक्त? एक्चुअली रहील शरीफ तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था आसफ जरदारी के बारे में, और रहमान मलिक ने बहुत कोशिश की, उसको घास नहीं डाली रहील के दौर में। कमर बाजवा का ख्याल दिया कि आने दो इसको। अच्छा। मेरा ख्याल है ठंडी करके खाता है, फूक मार के। रहील जो है वो जरा तेज उसके मामलात थे, और उसका प्रोफाइल जो है, इमेज जो है, मीडिया बहुत ऊंचा चला गया था उसके डिलीवरी सिस्टम से भी।
सो यहाँ मैं समझता हूँ ये धीमा सा बंदा है, काम डाल रहा है आस्ता आहिस्ता। और कुछ लो और कुछ दो, रेंजर से क्या लेना है? हेलमेट मांग रहे हो या गन मांग रहे हो या ग्रेनेड मांग रहे हो? वो कह रहे हैं ना रेंजर्स विफाक के मातहत है और मेरे आदमी विफाक ने उठाए हैं, तो फिर मतलब तो यही समझ आता है कुछ लो और कुछ दो, मेरे आदमी वापस करो और यहाँ सिंध में वापस आ जाओ। अगर मेरी बात सुने ना, अगर रेंजर्स फौज के मतहत है, मेरा ख्याल है 9 कोर के मतहत है, मुझे पता नहीं 9 कोर के है कि 7 के है, मुझे इस सब इनको चाहिए कि ये घर चले जाएं, अपने इधर आ जाएं पंजाब की तरफ, या अपनी अपनी यूनिटों में चले जाएं, बॉर्डरों पे चले जाएं। इस दफा रोज रोज जलील होने से बेहतर है फौज की यूनिफॉर्म को जलील मत करवाओ। बिल्कुल। और अगर कराची वालों के साथ वही होना है जो पहले होता है, तुम होने दें। अगर कराची इतना मुर्दा कराची है, अगर कराची के इतनी लावारसी है, अगर कराची में इतनी बेहिसी है, कराची में अगर इतनी बेशर्मी है कि वो लोग जो तुम्हारे लिए अमन के लिए जाने दे रहे हैं उनको इस तरह जलील हो रहे हैं और कराची नहीं जाग रही, तो फिर लानत भेजें इन हालात पे, इनको इनके हालात पे छोड़ दें और अपने अपने गैरिजन में जाएं। मत आए कराची में, मत आए, कह के नहीं आ रहे हम कराची जाने और ये जाने और सिंध हुकूमत जाने, बिल आखिर पता लगेगा कि मिनिस्टरों को ही डाकू उठा के ले गए। बिल्कुल सर, लगता फिर ऐसे ही है, ऐसा ही होगा। ये आप बेहिसी का जिक्र कर रहे हैं, तो शेख साहब 4-5 दिन पहले हमने बड़ा बेहिस वाकया देखा। मशाल खान को जिस तरीके से, जिस बेदर्दी से निशाना बनाया गया मर्दान यूनिवर्सिटी में। इमरान खान ने भी आज बड़ी दबंग स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मैं भरपूर इंसाफ दिलाऊंगा, कोई ज्यादती नहीं होगी मशाल के साथ। तो आपको क्या लग रहा है, ये हमारे मुआशरे का इंतहा पसंदाना कल्चर बन चुका है, हमारे रवैयों के अंदर इतना अदम बर्दाश्त हो गया है कि ये मशाल का मामला, क्या इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बहुत मुल्क में इंतहा पसंदी है जी। लोग जल्दी भूल जाते हैं। कल की बात है, कल की, कि सियालकोट में 2 हाफिज़े कुरान लड़कों को, जिससे वो 3 ट्रैक लगा के और जिस पे वेट करते थे हमारे पुराने वक्तों में, उस पे लटका के एक को ऊपर खींचते थे, भाई को उसको मारते थे, और कोई 5-10 नहीं सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग थे। उसमें पुलिस अफसर भी थे, किसी एक के खिलाफ एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं। वो सारे पुलिस अफसरों ने तरक्की पाई। सो किस समाज की बात करते हैं? जज यहां सजा ही नहीं दे सकते किसी को। और ये जो कोर्ट मार्शल और कोर्ट अदालतें बता रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट अदालतें बना रहे हैं, ये आप यहां देखें कि इस मुल्क में, मैं नहीं समझ रहा ये मुल्क किस तरह चल रहा है। नवाज शरीफ एक नहायत ही बेकार, एक नहायत ही गैर जिम्मेदार, एक नहायत ही अनडिलीवर बांझ किस्म की हुकूमत है, जिससे ना बिजली है, ना पानी है, ना, आज नारा तो मैंने दे दिया, हाय बिजली है। गो नमाज गो के बाद दूसरा आइटम ये है, हाय बिजली है। ना हमारी किताबें मिल रही हैं गरीब की, ना हमारी नौकरी मिल रही है, ना हमारा लिबास मिल रहा है, ना हमारा कब्रिस्तान मिल रहा है गरीब का। कब्र की भी जगह नहीं है, भी महंगी, ना हमें दवाई मिल रही है। किस किस्म की जमहूरियत है? बिल्कुल। तो ऐसी जमहूरियत के बारे में फिर कुछ बहुत कुछ कहा जाता है। आपको लग रहा है मशाल को इंसाफ मिलेगा? अल्लाह को पता जी, मिलना तो चाहिए, जुल्म हुआ है। बिल्कुल। तो शेख साहब ये जो मिलना तो चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जितने बड़े तादाद मैंने उनके लोगों की जनाजे पे देखी है, उससे तो मुझे नजर आया कि अभी ये कौम मुर्दा ही है। बिल्कुल सर, ये मुतालबा भी आया ना सामने, दहशतगर्द का जनाजा जो है जी, एक मुतालबा ये भी सामने आया कि इसको फौजी अदालत में ये मामला चलाया जाए, ऐसा होना चाहिए। आगे जो चल रहे हैं वहां क्या हो रहा है जी, आप ही देखें ना, 12 बंदे कुल फांसी लगे हैं 4 सालों में। कुल बंदे जो दहशतगर्द फांसी लगे हैं उनकी तादाद 11 है, और कोई हमला उनका ऐसा नहीं है जिसमें 11 से कम बंदे मरे हों। 11 तो वैसे पहले झटके में टीवी वाले कहने शुरू कर देते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, 20 हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए। सो अभी तक कुल बंदे 12 या 11 फांसी लगे हैं 3 सालों में। तो मिलिट्री कोर्ट्स को भी अपनी कार्रवाई तेज करनी चाहिए जी, ठीक, तेज तरीन करनी चाहिए, पता लगे कुछ, ताकि पता चले कि मामला कहाँ जा रहे हैं। ये जो एक CPEC हम सुन रहे हैं और इसके दावेदार इस वक्त 3 हैं। परवेज मुशर्रफ कहते हैं ये मेरे दौर में शुरू हुआ। जदाई साहब ने उस दिन एक प्रोग्राम में वीडियो अपनी दिखाई के बाकायदा वो साइन कर रहे हैं MOUs पे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये हमारा क्रेडिट है और आप लोग इसको डिसक्रेडिट कर रहे हैं, तो ये किसका क्रेडिट है CPEC? मेरा ख्याल है ये तीनों ठीक कह रहे हैं, ये एटम बम की तरह है, सब मासी जो है ना सबकी। क्योंकि मैं मुशर्रफ साहब के साथ था, जनरल एहसान साहब इसके मूवर थे, DGISI जो है, पहले वो DGMI थे, वो काम शुरू हुआ, उन्होंने काम शुरू किया। फिर आसफ जरदारी भी सच कहता है कि
रियाज मलिक साहब ने, बैरिया वाले ने, इन्होंने 4 मिलियन कम लगा के अपने, पता नहीं उनके कहने पे या खुद उन्होंने कहा कि जी कम पैसे। सिंगापुर की जो डील की, अकील डैडी साहब थे और हमारे वो बाबर गौरी, NLC और मलक रियाज साहब ने इस सारी डील को अपने वो क्लेम ये करते हैं कि उन्होंने अपने पैसे कम लिए और ये चीन को दी। सो तीनों पार्टियां, मेरा ख्याल है आखिरी जो है वो 5 ओवर का मैच जो था वो नवाज शरीफ के पास आया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? हम लोग इनकी रोडों पे छलियां बेचेंगे या हमारा भी कुछ होगा? हम लोग कोई यहाँ चाय के खोखे लगाएंगे या हमारा भी कुछ होगा? जो मैंने वो देखी है, जो खुतन में और रुमची में ट्रेड सेंटर है, वहां तो हमारे तौलिए और जाय नमाजों के 1-2 कारखानों की जगह है। ये ना हो कि चीन जो है, गो मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ, अपने 51 दिन की ट्रैवलिंग जो है वो 14 दिन में और 13 दिन में मुकम्मल कर ले। 2184 एकड़ जमीन ले रहा है वो 43 साल के लिए। और उसका रिएक्शन जो है ग्वादर में, मैं खुद जाऊंगा ग्वादर जरा। मैं पनामा का फैसला इंतजार कर रहा हूँ, और मैं वहां पे इंशाअल्लाह ताला सारे बातों पे तफसीली बात करूंगा, क्योंकि वहां ग्वादर के नौजवान मुझे कह रहे हैं जी आप यहाँ आके देखें कि चीन ने नया मास्टर प्लान ले लिया है और क्या हो गया क्या नहीं। एक तो ये बिल्डर हजरात भी शहर बाद में आबाद होता है, पहले पहुंच जाते हैं वहां, तो जारी बात है अपने कमीशंस की। लेकिन ये एक अच्छी बात है, हमारे पास तो अब गुंजाइश ही कोई नहीं थी। और जब चीन ग्वादर में होगा तो पसनी भी उसी के जेर नजर होगी, मारवाड़ा में उनकी नजर होगा, और बंदर अब्बास तक ये सियासत बिल्कुल आगे जाएगी। अब्बास तक सियासत बदल जाएगी, अबू धाबी तक बदल जाएगी। शेख साहब, आखिरी इलेक्शंस किसका, ये जो अभी इलेक्शन का साल कुछ कह रहे हैं जी 2017 इलेक्शन का साल है, 2018 के बारे में कहा जा रहा है इलेक्शन का साल है, लेकिन बुनियाद बनेगा फिर पनामा का फैसला। आप क्या देख रहे हैं, ये अगला जो इलेक्शन है वो किसका होगा? मैं इमरान खान और नवाज शरीफ में मुकाबला देख रहा हूं पंजाब में। अच्छा, सिंध में हम जा रहे हैं 22 तारीख को। अगर मैं भी गया, क्योंकि लियाकत जतोई की बड़ा पीछे पड़ा हुआ आओ इमरान खान को पहले सिंध में जाना चाहिए था। मैं जा सकता था, मैं सिंध में अवामी मुस्लिम लीग की आग लगा सकता था। अच्छा। लेकिन मैंने कहा हम इमरान खान के पीछे हैं, इसको जाना चाहिए ताकि ये ना हो कंफ्यूजन पैदा हो। अब पंजाब जो हुकूमत बना रहा है उसमें कील कांटे का मुकाबला होगा इमरान खान और नवाज शरीफ का, और इसमें देखते हैं पनामा के बाद तोड़ जोड़ शुरू होगा, कौन किस तरफ जाता है। मैंने इमरान खान को यह मशवरा दिया था, उसने 3 रुकनी कमेटी भी बनाई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं तेज इसलिए कर रहा हूं कि भाई पार्टियों को 100 टिकट इमरान खान अगर छोटी पार्टियों को दे दे तो फिर इमरान खान की पार्टी इंशाअल्लाह ताला, अगर ये 5-5 हजार के चूहे लग गए, 4-4 हजार वोटों के चूहे लग गए, 3-3 हजार के हल्कों में चूहे, क्योंकि एक सीट जो मैं हारा उसमें 11 पार्टियों ने 23,000 वोटें ली और मैं 5,000 वोटों से हारा। किसी ने 3,000 ली, किसी ने 2,000 ली, किसी ने 1,000 ली, क्यों 11 पार्टियों ने 23,000 वोटें ली और मैं 5,000 से हार गया। सो मैं चाहता हूं ये सियासी जो हिस्सा बकदरे जुस्सा छोटी पार्टियों को साथ मिलाया जाए और वो भी इमरान खान के साथ मिले और एक भरपूर इलेक्शन की बात करें। आखिरी बात करेंगे शेख साहब, ये रेलवे के मिनिस्टर तो शायद नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बड़े खौफनाक हादसा हुए हैं, आप रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, इन 4 सालों की बात करें तो आए रोज एक जो भी हादसा होता है रेलवे का खौफनाक होता है, तो इसकी वजह क्या है, मिनिस्ट्री क्या कर रही है और उनकी असल तवज्जो किस तरफ है? भाई ये कमीशन खाने पे लगे हुए चोर हैं। 300 कितने हादसे हो चुके हैं। जिस मुल्क में रेलवे के फाटक नहीं लग सके, पटड़ी ठीक नहीं हो सकी, जिस मुल्क में वायरलेस सिस्टम ठीक नहीं हो सका, और ये चाइनीज इंजन के जो मसले मसाइल हैं, इस वक्त दुनिया में 2 मुल्कों में कमीशन रह गई है अंडर दी टेबल, दोनों से इनकी सारी डील है, कोई तीसरे मुल्क से कुछ नहीं खरीद रहा। मैं बोलूंगा तो मेरे ढेर सारे तल्लकात हैं, अर्दगान की बीवी भी मेरी बहनों की जगह है। अच्छा। और चीन से भी मेरा सारा लेन देन है, बट दोनों मुल्कों में अंडर दी टेबल करप्शन, और खुद अर्दगान के मामलात और खुद चीन की प्राइवेट कंपनियों के मामलात बहुत ही सवालिया निशान है करप्शन का। सो इसलिए रेलवे सुना है 300-400 हादसे हैं, एक्सीडेंट कोई मुझे कह रहा था इन 3-4 सालों में। सो बहुत ही अफसोसनाक। मुख्तसरन सर 30 सेकंड जरा ये जानना चाहेंगे, जनरल राहील शरीफ का वो जो कमांड संभालनी थी 41 ममालिक की इत्तेहाद की, हुकूमत ने अब ये कहा कि NOC पहले कहा दे दिया, अब कह रहे हैं कि नहीं दिया, क्या कंट्रोवर्शियल बना दिया इन्होंने जनरल राहील को?
रहील को क्या कंट्रोवर्शियल बनाना? एक्चुअली रहील बेचारा एक शहीदों के खानदान का मुजाहिद है, उसके घर में, और उसने कम से कम और कुछ किया नहीं किया, मुशर्रफ की जान बचाने में तारीखी रोल अदा किया। वरना ये तो बड़े जालिम लोग थे। ये तो चाहते थे फौज को एक मैसेज आए, लटका दें। और अब जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है, मेरा ख्याल है इसका फैसला भी पनामा के साथ ही हो जाएगा। पनामा के फैसले से बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। पनामा का ऊंट जिस करवट बैठा, सियासत भी उसी करवट बैठेगी, और दुल्हन वो बनेगी जो पिया मन भाएगी, और इंशाअल्लाह ताला बेहतर फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। इसी हवाले से वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान की सियासत पर खुलकर इज़हार राय किया, और आखिर में बड़ी अहम बात की कि पनामा का फैसला ही बुनियाद बनेगा, पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। देखते हैं कि वाकई ही अपोजिशन कोई नई तहरीक शुरू करेगी बिजली के हवाले से, पनामा के हवाले से, डॉन लीक्स के मामले पर। अगले आने वाले चंद दिन वाकई ही पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पर आसमा एस चौधरी पर फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।